नमस्कार। मैं जन्मता श्रीओम गौतम। पुराना एक मुहावरा है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अब वही स्थिति भारत के 52वें सीजेआई बी आर गवई के सामने उपस्थित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और अब उनके सामने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिसमें अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से उसकी हैसियत पूछ ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से उसके अधिकार पूछे गए हैं और जो अभी पिछले दिनों में देखने को मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति तक को आदेश देने और उन्हें समय सीमा में बांधने का एक अनाधिकृत प्रयास कर रहे थे, उन सभी को इन 14 प्रश्नों में उठाया गया है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो बात उपराष्ट्रपति ने अन्य मंचों से कही थी, अब वही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदया ने लिखित रूप से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट से पूछ ली है और इसमें विस्तार पूर्वक उन 14 बिंदुओं को उठाया गया है, जो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को और इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की एक बेंच ने तमिलनाडु सरकार के रुके हुए विधेयकों के मामले में राज्यपाल को और उसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी यह निर्देश दे दिया था कि मैक्सिमम 4 महीने के भीतर अगर दोनों जगह से कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पास हुआ है वो इनके हस्ताक्षरित नहीं होता है तो उसको कानून मान लिया जाएगा स्वतः ही और उसकी वैधानिकता या संवैधानिकता का प्रश्न केवल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर एक जो खंडपीठ थी, जो कि अगर संविधान के दायरे में देखा जाए तो संवैधानिक पीठ भी नहीं थी, उसने ये फैसला दे दिया और जिसमें केवल 2 जज थे, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से कम 5 जजों की बेंच को संविधान पीठ माना जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये भी है कि ये जब नियम बनाया गया था उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ केवल 8 थी, यानी 8 में से 5 जज। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 60% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ का बैठता है, लेकिन यहां पर केवल 2 जज थे जो 10% से भी कम थे। अब यही सवाल उपराष्ट्रपति महोदय ने उठाया था और उन्होंने इस बेंच की ही वैधानिकता पर और इसकी हैसियत पर सवाल उठा दिए थे, जिसको लेकर सिब्बल सिंघवी टाइप के तमाम वकीलों ने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने सवाल उठाए थे, उपराष्ट्रपति को घेरने की कोशिश की थी। और हमने भी जब ये फैसला पहली बार आया था तभी ये कह दिया था कि ये फैसला न तो राष्ट्र हित में है और न ही संविधान के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश की है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अधिकारों का, संघ की जो सरकार है उसके अधिकारों का हनन करने की कोशिश की है, जो कि अनैतिक भी है और असंवैधानिक भी है। अब उन्हीं प्रश्नों को उठा दिया है राष्ट्रपति महोदया ने। सरकार के पास 2 सवाल थे कि क्या वो इस पूरे जो जजमेंट आया था इसके लिए कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे या फिर ये दूसरा ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का। रिव्यू पिटीशन अगर फाइल की जाती तो मुद्दा केवल उस जो जजमेंट था उसी से रिलेटेड रहता, लेकिन अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगने की वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की हैसियत या दूसरे सामान्य शब्दों में जिसे औकात भी कहते हैं उसके ऊपर आ गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में बांध सके। हालांकि राज्यपाल तो छोटा पद है पर राष्ट्रपति तो भारत का सर्वोच्च पद है और अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायपालिका का भी सर्वोच्च पद राष्ट्रपति ही होते हैं, क्योंकि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाते हैं उनको भी अगर किसी अपराधी को सजा हो गई है तो राष्ट्रपति के आदेश से उस सजा को, मौत की सजा तक को माफ किया जा सकता है। उस तरीके से राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के, कार्यपालिका के और विधायिका के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से।
उनकी जवाबदेही होती है। और यही सवाल हम भी उठा रहे थे कि चाहे संसद हो या फिर सरकार हो, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, लेकिन न्यायपालिका जिसकी जवाबदेही कानून के प्रति भी नहीं है, वो किस तरीके से मनमाने फैसले ले रही है। और इन्हीं मनमाने फैसलों के खिलाफ अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सामने आ गया है। इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो बड़ा सवाल उठाया गया है वो ये भी है कि क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक समीक्षा के दौरान डिस्कस कर सकता है, रोक सकता है या उन्हें छीन सकता है। ये सारे सवाल इसमें पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि जब किसी भी प्रश्न जिसमें संवैधानिक कोई प्रश्न जुड़ा हो, ऐसे केस को सुनने के लिए पहले से प्रावधान है कि 5 या 5 से ज्यादा जजों की बेंच बनाई जाएगी। तो फिर ये मामला 2 जजों की बेंच ने कैसे डिसीजन इसका कर दिया। जो सवाल उपराष्ट्रपति उठा रहे थे, अब उन्हीं सवालों को ऑफिशियली रख दिया गया है नए नए बने सीजेआई बीआर गवई और उनके पूरे कॉलेजियम और पूरे सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी यहां जो बड़ा प्रश्न अब पैदा हो गया है, इसने बड़ी लकीर खींच दी है और अब सुप्रीम कोर्ट को बकायदा कार्रवाई के द्वारा ये बताना पड़ेगा कि जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने जो कुछ किया है क्या वो संवैधानिक है, और अगर संवैधानिक नहीं है तो नैतिक जिम्मेदारी इन दोनों जजों के ऊपर बनेगी कि ये अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि इन्होंने संविधान का हनन करने की, उसका अतिक्रमण करने की एक दुस्साहस किया है। जेबी पारदीवाला के पिता विधानसभा अध्यक्ष रहे, कांग्रेसी नेता रहे, उसी तरीके से आर महादेवन तमिलनाडु की डीएमके सरकार के वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इन दोनों को ही दर्जनों जो सीनियर जजेस थे हाई कोर्ट के, उनको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। यानी इन लोगों की जो नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो भी सवालों के घेरे में है। और जब जेबी पारदीवाला हाई कोर्ट गुजरात में हुआ करते थे, तब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बहुत सारी इसी तरीके की टिप्पणियों की वजह से विवादों में रहे हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीतिक इनका बैकग्राउंड है, राजनीतिक जुड़ाव है, जो छुपा हुआ भी नहीं है, जैसा कि बीआर गवई तो स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनके पिता कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, उसकी कृपा से राज्यपाल तक बने हैं। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाकर भेजना, और वो भी उनकी योग्यता या सीनियरिटी के आधार पर नहीं, केवल और केवल कॉलेजियम की कृपा से, ये देश के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब राष्ट्रपति को ये सवाल उठाने पड़े हैं। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये पिछले दिनों देखने को मिला था जब पहली बार कॉलेजियम वाला मामला सामने आया था 1993 में, जब सेकंड जजेस केस के बाद कॉलेजियम का गठन कर दिया गया था। तब भी राष्ट्रपति की तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था, जिसमें 1998 में जो फैसला हुआ था उसने कॉलेजियम का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया, उसके अधिकार भी और ज्यादा बढ़ा दिए और कॉलेजियम को भारत के संविधान से भी बड़ा साबित कर दिया था। लेकिन तब स्थितियां दूसरी थी, तब देश में मजबूत सरकार नहीं थी, लेकिन अब देश में मजबूत सरकार है। हालांकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की हैसियत है वो एक मजबूत नेता के तौर पर है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया है, उस समय पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मनमाने रवैये के खिलाफ एक ज्वार उठा हुआ है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और लोगों में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक डर बिठा दिया गया था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इस पूरे मामले पर बीआर गवई एक पीठ का गठन करेंगे, तो उसमें निश्चित मानिए कि ये जो जमशेद बुरजोर पारदीवाला है और आर महादेवन तो होंगे ही नहीं। जो जजेस इसमें होंगे और उन पर दबाव भी होगा कि वो कम से कम 5 की बजाय 7 या 9 जजों की बेंच इसके लिए गठित करें, क्योंकि बार बार फिर सवाल ये भी उठेगा कि जब संविधान में 60% से ज्यादा जजों का एक संवैधानिक बेंच में होने का प्रावधान किया गया है, तो आप 33 या 32 जजों की स्ट्रेंथ वाले सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच कैसे गठित कर सकते हैं।
हालांकि इस पर राष्ट्रपति के सवालों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। उन्होंने ये बात तो उठाई है कि कम से कम ऐसी बेंच में 5 जज होने ही चाहिए। यानी इनडायरेक्टली राष्ट्रपति ने भी लिखित तौर पर या सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश दे दिया है कि जब भी वो बेंच गठित करें इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, तो संविधान की जो भावना है उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस बार कपिल सिब्बल या सिंघवी जैसे वकील भी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में उतनी आसानी से नहीं बचा पाएंगे जैसे कि सिब्बल, फली नरीमन, शांति भूषण और जेठमलानी ने जो 3rd जजेस केस था उसमें कोलिजियम के मामले में सलाह देकर बचाने का काम किया था। राष्ट्रपति महोदया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से 14 प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। चौथा प्रश्न है, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। पांचवा प्रश्न है, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। यह छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है। नौवां प्रश्न है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है। क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है ये। 10वां प्रश्न है, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 142 के तहत मिलता है, क्या वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों से ऊपर भी है। 11वां प्रश्न है कि क्या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है। 12वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 सबसेक्शन 3 के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह पहले ये तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करें। हम ये सवाल बार बार उठा रहे थे और वही सवाल अब राष्ट्रपति ने पूछ लिया है, जिसमें सीधे तौर पर यह पूछा गया है कि क्या उनका संवैधानिक दायित्व या अधिकार बनता था। यानी कि अनाधिकृत रूप से जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने यह पूरा फैसला लिया है।
अब उस पर लिखित में बाकायदा सुनवाई के बाद जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को और उनके कॉलेजियम को भी। 13वां प्रश्न है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है, या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उसके अधिकारों की सीमा पूछ ली गई है इस 13वें प्रश्न में कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है क्या संवैधानिक रूप से। और 14वां प्रश्न है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है। यानी कि जब तक संघ राज्यों के शक्ति बंटवारे पर कोई कानूनी पेच फंसता नहीं है और उस पर कोई मुकदमाबाजी नहीं होती है, तब भी क्या इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। अब ये जो 14 प्रश्न पूछे गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उनको अब इसका जवाब भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता में जो रोष है वो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की हैसियत पूछ ली है राष्ट्रपति महोदया ने। एक एक बिंदु ऐसा उठाया गया है जिसका जवाब देना अब सुप्रीम कोर्ट के ये जो नेपोटिज्म वाले जजेस हैं, जो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से ज्यादातर के जुड़ाव है, या जो एंटी मोदी या एंटी बीजेपी विचार रखते हैं, जिनको अगर दूसरा विपक्ष भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अब इन जजों को लिखित में और कारण के साथ संविधान के दायरे में इन सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके साथ ही साथ जो कुछ जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने किया था उसको तो इन्हें निरस्त करना ही पड़ेगा, अन्यथा देश में इनके खिलाफ और ज्यादा जो गुस्सा है वो फैलेगा। जनता अब जाग चुकी है और जनता सवाल पूछेगी ही पूछेगी। जनता के सवालों से, सरकार के सवालों से और राष्ट्रपति के सवालों से जेबी पारदीवाला और महादेवन ने जो कुछ किया है, उन कृत्यों की वजह से नए नए सीजेआई पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उन्हें सबसे बड़ी सरदर्दी यही है कि संवैधानिकता का प्रश्न जब खड़ा हो गया है तो इसके जवाब उन्हें संविधान के दायरे में ही देने पड़ेंगे, और जजों की जो मनमानी है उस पर एक विराम भी लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।